हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैरिटल रेप एंड इंडियन जस्टिस सिस्टम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक फॉर ऑल। यदि आप एक आम नागरिक हैं तो भी, और यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो भी। आपके सुझाव व विचार बेहद इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पर, क्योंकि आपके विचारों पर यह डिपेंड करता है कि हमारा समाज महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है और होगा। मैरिटल रेप इस बात का उदाहरण है कि महिलाएं घरों के अंदर व अपनों के बीच भी सुरक्षित नहीं हैं। घर जहां पर हम अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां पर एक विवाहित महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। क्यों? यह सवाल हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। इस प्रकार की हिंसा, अन्याय व अपमान से जो मानसिक पीड़ा महिलाओं को होती है, उसे महसूस कर पाना भी सभी के लिए आसान नहीं है। घरों में आए दिन होने वाली इस प्रकार की हिंसा महिलाओं को मानसिक तौर पर बेहद गंभीर चोट पहुंचाती है। फ्रेंड्स, हमारे समाज में मैरिटल रेप को गंभीरता की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, या ये कहें कि काफ़ी हल्के में लिया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि इसे घरेलू हिंसा ही नहीं माना जाता है। हमारे समाज में इसे घर की चार दीवारी के बीच का मामला माना जाता है, या पति पत्नी के आपस का मामला माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, महिला के विवाहित होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उसके पति को कभी भी किसी भी समय और उसकी सहमति के बगैर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का लाइसेंस मिल गया हो। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि किसी महिला के विवाहित होने के बाद भी उसका उसके शरीर पर, उसके जीवन पर और उसकी स्वतंत्रता पर उतना ही अधिकार है जितना पहले था। फ्रेंड्स, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस विषय पर अपने सुझाव व विचार कमेंट सेक्शन में रखें, और यह भी बताएं कि क्या भारत में इस पर अलग से कानून बनाकर इसे अपराध घोषित करने की आवश्यकता है, और यह विवाह का अर्थ शारीरिक संबंध व संभोग के लिए सहमति माना जाना कहाँ तक सही है। फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता है इस विषय पर अपने विचार व सुझाव डेवलप करने की। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आपके विचार व सुझावों को यूपीएससी मेंस में प्रश्न के माध्यम से पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में भी आपको इस पर अपने विचार रखने के लिए कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे। इससे जुड़े हुए एनसीआरबी व यूएन के डेटा या आंकड़े भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जीएस पेपर 1 का विषय है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं से संबंधित मुद्दे। इस एडिटोरियल में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में भारत में वैवाहिक बलात्कार और ऐसे मामलों में न्यायिक चुनौतियों के साथ इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। संदर्भ जान लेते हैं। भारत में घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या रही है और हाल के वर्षों में इसमें वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी द्वारा जारी भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ आप इसको पॉज करके पढ़ें। वैवाहिक बलात्कार भी घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। वैवाहिक बलात्कार से आशय पत्नी की सहमति के बगैर उसे यौन संबंध बनाने के लिए विवश करने से है। ऐसे कृत्य अन्यायपूर्ण होते हैं, परंतु फिर भी महिलाओं को नीचा दिखाने और अपमानित करने के ऐसे मामले असामान्य नहीं हैं। वर्तमान में विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया गया है, परंतु दुर्भाग्य से भारत विश्व के उन 36 देशों में से एक है जहां वैवाहिक बलात्कार को आज भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हालांकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आपराधिक कानूनों में कई बड़े संशोधन किए गए हैं, परंतु वैवाहिक बलात्कार का अपराध की श्रेणी में ना होना महिलाओं की गरिमा व उसके मानवाधिकारों का अवमूल्यन करता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति क्या है वो जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड की धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा में एक महिला के साथ गैर सहमति संभोग से जुड़े सभी प्रकार के यौन हमलों को शामिल किया गया है। भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर अपराधीकरण आईपीसी की धारा 375 के अपवाद से संबंधित है। आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के पति और पत्नी के बीच अनैच्छिक यौन संबंधों को धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तथा
इस प्रकार यह ऐसे कृत्यों के अभियोजन को रोक देता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को निहित सहमति के प्रतिमान के रूप में देखा जा सकता है, जहां एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह का अर्थ है दोनों ने संभोग के लिए सहमति दी है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। वैवाहिक बलात्कार कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है। पति आश्रय या कोवर्चर का सिद्धांत। भारत में वैवाहिक बलात्कार के गैर अपराधीकरण की प्रकृति ब्रिटिश काल से निर्गत होती है। वैवाहिक बलात्कार काफी हद तक पति की पहचान के साथ महिला की पहचान के विलय होने के सिद्धांत से प्रभावित और व्युत्पन्न है। वर्ष 1860 के दशक में जब आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था, उस समय तक एक विवाहित महिला को स्वतंत्र कानूनी इकाई नहीं माना जाता था। आईपीसी के तहत बलात्कार की परिभाषा के वैवाहिक अपवाद को विक्टोरियन युग के पितृसत्तात्मक मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया था, जो पुरुषों व महिलाओं को बराबरी के रूप में मान्यता नहीं देता था और न ही विवाहित महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति देता था, तथा इसमें पति आश्रय या कोवर्चर के सिद्धांत के तहत पति एवं पत्नी की पहचान का विलय कर दिया गया था। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है वो देखते हैं। वैवाहिक बलात्कार भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। धारा 375 के तहत शामिल अपवाद महिलाओं के दो वर्गों उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर निर्माण करता है और पुरुषों को अपनी पत्नियों के खिलाफ किए गए कृत्यों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में यह अपवाद एक ही समय में अविवाहित महिलाओं की समान अपराधों के लिए रक्षा करते हुए विवाहित महिलाओं के मामले में उनकी वैवाहिक स्थिति के अलावा बगैर अन्य किसी कारण के अत्याचार का शिकार होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। आईपीसी की धारा 375 की मूल भावना के विपरीत आईपीसी की धारा 375 का उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना और बलात्कार जैसी अमानवीय गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों को दंडित करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये विवाहित महिला के केस में ऐसा हो नहीं पाता है। हालांकि पति को सजा से छूट देना पूरी तरह से इस उद्देश्य के विपरीत है, क्योंकि बलात्कार के परिणाम समान ही होते हैं, चाहे वह विवाहित महिला हो या अविवाहित महिला हो। इसके अलावा वास्तव में विवाहित महिलाओं के लिए घर पर अपमानजनक परिस्थितियों से बचना अधिक कठिन हो सकता है, क्योंकि वे कानूनी और आर्थिक रूप से पति से जुड़ी या बंधी होती हैं। आर्टिकल 21 का उल्लंघन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार संविधान के आर्टिकल 21 में निहित अधिकारों में स्वास्थ्य, गोपनीयता, गरिमा, सुरक्षित रहने की स्थिति, सुरक्षित वातावरण आदि अधिकार शामिल है। कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य के अलावा महिला के निजता व पवित्रता के अधिकार का गैर कानूनी उल्लंघन व घुसपैठ है। उसी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गैर सहमति से किया गया संभोग शारीरिक और यौन हिंसा के समान है। सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन गतिविधि से जुड़े विकल्प को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता, गरिमा व शारीरिक अखंडता के अधिकारों के समान बताया। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताया है। यह 2017 का मामला है आई थिंक। इन सभी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार के रूप में सभी महिलाओं, भले ही उसकी वैवाहिक स्थिति कोई भी हो, के यौन गतिविधि से दूर रहने के अधिकार को रेखांकित किया है। अतः बलपूर्वक किया गया यौन सहवास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आगे की राह जान लेते हैं इस विषय पर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दी गई परिभाषा के अनुसार लैंगिक आधारित हिंसा का कोई भी कार्य सार्वजनिक या निजी जीवन में जिसके परिणाम स्वरूप या संभवतः शारीरिक, यौन या मानसिक क्षति या पीड़ा पहुंचती हो, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकी, दबाव या स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रयास आदि शामिल है। वर्ष 2013 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति यूएन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ने भारत सरकार को वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने का सुझाव दिया था।
16 दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार मामले के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद गठित जीएस वर्मा समिति ने भी सरकार को यही सुझाव दिया था। इस कानून को हटाने से महिलाएं अपने अत्याचारी पति से सुरक्षित रहेंगी और वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगी। साथ ही वे स्वयं को घरेलू हिंसा और यौन शोषण से बचा सकेंगी। निष्कर्ष इसका क्या है, इस पूरे टॉपिक का वो जान लेते हैं। भारतीय कानून अब पति और पत्नियों को अलग तथा स्वतंत्र कानूनी पहचान देता है। साथ ही आधुनिक युग में अधिकांश न्यायिक सिद्धांत स्पष्ट रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। ऐसे में यह सही समय है कि विधायिका को इस कानूनी कमजोरी का संज्ञान लेना चाहिए और आईपीसी की धारा 375 अपवाद 2 को समाप्त करते हुए वैवाहिक बलात्कार को कानून के दायरे में लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक पूरी तरह समझ में आया हो, और इससे जुड़े यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने सुझाव और विचारों को इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे वो रखना ना भूलें। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।